आशा करता हूँ ठीक है। जी, अब ठीक है। तो सर नमस्कार। ओके। और मैं पिछले कई दिनों से कलकत्ता में घूम रहा हूँ और एक ऐसे विद्वान और सज्जन की तलाश थी मुझे, जिनके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बता सकूं कि वेस्ट बंगाल है क्या, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का फूड क्या है, यहाँ का फेस्टिवल क्या है, यहाँ का जो पहनने का तौर तरीका है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो आज हम लोगों को मिले हैं एक बहुत ही अनुभवी विद्वान शरद चक्रवर्ती सर। और सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंडिया एक सफ़र। और इंडिया एक सफ़र जो है वो इंडिया के बारे में लोगों को बताता है। और इंडिया के बारे में हमारी जो एक परख अभी तक बनी है वो ये है कि हम कहते हैं इंडिया एक बहुत ही सुंदर देश है, प्रदेश है, जहाँ की अन्य प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के लोग रहते हैं और सब एक अपनी खूबसूरती को अपने आप में समेटे हुए हैं। तो आज हम वेस्ट बंगाल की खूबसूरती को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है सर कि आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए हमें। मैं इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एक बंगाली ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ है जी। और मेरे पिताजी इंडियन डिफेंस में, मतलब आर्मी में, इंडियन आर्मी में थे जी। स्वर्गवास हो गया उनका। उन्होंने जो ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी में, वो हमारे पार्टीशन से पहले, अच्छा, मतलब जब ब्रिटिश राज कर रहे थे तब उन्होंने ज्वाइन किया था। बाद में ब्रिटिश चले गए जी। देश का विभाजन हुआ और हमारे पिताजी ने फिर इंडियन आर्मी में मर्ज हो गया था, इंडियन आर्मी में आ गए। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो एक ऐसे सज्जन से बात कर रहे हैं जिनके पिताजी आर्मी में उस समय थे जब ब्रिटिश लोग इंडिया में थे, और इन्होंने ब्रिटिश के समय का और उसके बाद का भी सफ़र देखा है। तो मुझे लगता है आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीखने वाली बातें सर के माध्यम से निकल करके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत धन्यवाद कि मैं अपने परिवार के बारे में तो इतना विशेष बात नहीं कर पाऊँगा। अभी हम बंगाल के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। जी 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 जी। मेरा सौभाग्य बोलिए इस बात का कि मैं ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ पे मुझे भारत देखने का अवसर ज़्यादा मिला शायद। वाह, बहुत सुंदर। उसकी वजह यह है कि जन्म के बाद ही हमारे फादर ने, जब हम बहुत छोटे थे, मतलब महीनों में होंगे, हम लोग जम्मू कश्मीर में हमारे फादर चले गए थे और वहाँ मैंने करीब अपना छोटा बचपन 3 साल जम्मू में बिताया। अरे वाह। उसकी भूमि से निकलने के बाद फिर हमारे पिता के साथ हमारे ट्रांसफ़र के ज़रिए वो चलते रहे, हम भी उन्हीं के साथ जीवन चलाते रहे। तो जम्मू कश्मीर के बाद हमारे पिताजी ने हमें मेरठ ले आए यूपी में जी। और फिर इन शॉर्ट मेरठ से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली आए। तो पूरे इंडिया को सर अपने यादों में संजोए हुए हैं और आज हम उसको अनकवर करने का प्रयास करेंगे, इनके एक्सपीरियंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम हर जगह से घूमते हुए, सर जैसे बताए जम्मू कश्मीर है, तो इनकी बातों की खूबसूरती, वहाँ की वादियों से आप रिलेट कर सकते हैं कि सर का एक्सपीरियंस है और इनका जो बात करने का लहजा और तरीका है, जो वो खूबसूरती है इनकी बातों का, उसको हम समझेंगे। अब सर मुझे बताइए कि एक बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है कि अगर हम पूरे देश में दुर्गा पूजा की चर्चा करते हैं, तो जब भी दुर्गा पूजा की बात होती है तो वेस्ट बंगाल का जो दुर्गा पूजा स्पेशली कोलकाता का है, इसकी एक अलग ही बात होती है। और उसके पीछे का आपको कारण क्या लगता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि बंगाल से पहले मैं दुर्गा पूजा भिन्न शहरों में देखा, जहाँ हमारे बंगाली सोसाइटी के लोग जो रहते हैं वो करते थे, मनाते आ रहे। तो जो हमारे बचपन का बंगाली दुर्गा पूजा था वो इतना भव्य नहीं होता था, उसमें सिर्फ बंगाली कम्युनिटी के जो लोग थे वो करते थे। जैसे हमारे आर्मी में हमारी माता जी थी और भी दूसरे साथी थे।
तो वो उनका टाइम ये होता था कि हम लोग दिन और रात अपने शायद घर में भी नहीं रहते थे, वहीं खाते पीते 3-4 दिन करते थे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद का टाइम था, वो एक मेरा बचपन था। लेकिन मेरे जहन में हमेशा ये रहा कि दुर्गा पूजा का जो हमारे घर में चर्चा 6 महीने तक चलता रहता है, माताएँ आई जी और उनका जो हमें एहसास दिलाता है हमें कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा पावर है जो हमारे घर में हमें बताती है हमारी माँ है, और हमारी माता जी से वो रिलेट करती है। पहले तो मैं अपनी माँ का मुखड़ा देख के लगता था वो दुर्गा की प्रतिमा है, क्योंकि वो बहुत काम करती थी। जी आपको याद होगा कि पहले जो हमारे घर की माताएं थी वो इतनी मेहनत करती थी। हम लोग सब सुबह उठते थे तो देखते सब कुछ रेडी पड़ा है। जैसे हम कोई 7-8 बजे उठते थे, तो हमारे उन दिनों ना गैस होता था ना, लेकिन फिर भी वो सारा खाना बना के सब तैयारी होती थी, हमें खाना होता था, तैयारी करनी होती इस तरह। तो वो प्रभाव तो हमारे पास है। अब तो आप एक चीज़ यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि सर कहते हैं कि हमारी माँ को जब हम देखते थे तो उनमें दुर्गा की एक प्रतिबिंब दिखाई देती थी। मुझे लगता है दोस्तों कि हम सबको अपनी माता को एक मल्टी टैलेंटेड के रूप में देखना चाहिए, एक देवी के रूप में देखना चाहिए, और ऐसा देखना चाहिए कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारी जननी है, वहीं से हमारा शुरुआत होता है। और हम लोग कहते हैं कि अगर माँ आपकी अच्छी हैं और पढ़ी लिखी हैं, जो हर माँ अपने तरीके से पढ़ी लिखी होती हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी स्कूल हमारी माँ के गोद में ही होता है, ऐसा अगर मैं सही कह पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें एडिशन करना चाहता हूँ। देखिए सब पहले हम लोग हर कंडीशन में जीते जी अगर आज से आप 50 साल या 60 साल की बात करें, जी वो कंडीशन जो था भारत का, उसमें स्त्रियों और पुरुष का जो था सामाजिक, जिस समाज में थे और जिस तरह लोग बढ़ रहे थे, उनका हर अलग अलग दायित्व था। जी अगर बिल्कुल मैं डायरेक्ट पूछ के आज की डेट में आऊँ तो स्त्री का दायित्व जी अब उस परिवार के लिए ज़्यादा बढ़ गया। जी उनकी महत्व, और वो मेरे को लगता कम भी नहीं है कि वो अपने पति या अपने बच्चों के लिए और आगे आ गई। जी 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 पहले वो चूल्हा चौका संभाल रही थी, घर संभाल रही थी, वही माता वही स्त्री आज लेकिन आगे है। वो हमारे देश की प्रधानमंत्री भी बन रही हैं, जी 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 राष्ट्रपति भी हैं, वही तो माता तो वही है। जी 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 तो मुझे लगता है कि अब कंपेयर तो माता की वही रही, लेकिन उस माता के जो है ना रूप भिन्न भिन्न हाँ। बढ़ गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। हम लोगों को पीछे से लेके आज तक की जर्नी को बताने और समझाने का प्रयास किया। अब सर एक चीज़ आप बताइए कि बंगाल में यहाँ की डिशेस वो कौन कौन सा है जो बंगाल को और स्टेट से अलग बनाता है, इसकी वो खास डिशेस कौन सी है? मैं ज़रा बंगाल के बारे में आपकी खासियत बताता हूँ जी। तो आपको डिशेज समझ आएगी। देखिए बंगाल बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिला है उनको भगवान से। जी इसकी वजह क्या है आप देखिएगा, मैंने जब क्योंकि मैं और दूसरे मिट्टियों में रहा हूँ, उस मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ और मैं मिट्टियों में समझता हूँ थोड़ा। जी मैंने बंगाल की मिट्टी को जो देखा है उसकी सबसे बड़ी वजह लगती है गंगा जो ऊपर से आ रही है, उसका मिलन है बंगाल। जी बंगाल कलकत्ता के पास ही में डायमंड हार्बर है। अच्छा। वहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो बंगाल समुद्र में वहाँ पे मीट करता है, यानी कि बहुत बड़ा तीर्थ इधर भी है जिसकी अवगत लोगों को ज़्यादा होना चाहिए। अब आप बताइए कि जो हिमालय से मिनरल पानी से सब आ रहा है वो तो सारा बंगाल में ही आ रहा है। अच्छा अच्छा। इसलिए इस मिट्टी के अंदर जब बंगाल का अगर आज से 3000 साल या 4000 साल पहले भी देखें, जब आदमी हमारे देश में और हम लोग बढ़ रहे थे, तो पहले जो भारत था जी वो यहीं सीमित था और यहीं सबसे ज़्यादा खनिज था। सबसे ज़्यादा देखिए ना, आप आज भी देखिए कि बंगाल के आदमी में जो राइस है, जी अभी भी आप देखेंगे पढ़ेंगे कि दुनिया से ज़्यादा मतलब साल में 3 बार इस मिट्टी में पैदा होता है, मतलब 3-3 महीने में इसकी अच्छा पैदावार राइस है। जी का हाँ, पैदावार और भिन्न भिन्न किस्म के राइस है जी 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 जो मैं बंगाल से बाहर मुझे नहीं मालूम। दूसरा यहाँ पे
भगवान ने राइस में सर बताएं आपकी कौन कौन सा जो वैरायटी, अगर ब्रांड आपको पता हो, उसका क्वालिटी जैसे एक कराची क्वालिटी जल्दी में क्योंकि बताना ही चाहूँगा। गोविंद भोग करके एक राइस है, गोविंद भोग। गोविंद भोग राइस है, उसकी खीर खा के देखिए राइस की, जी, तो हर राइस की खीर ज़्यादा है, उसकी खुशबू लगे। सर की बातों को सुनकर हम भारत के बाज़ारों में और विदेश के बाज़ारों में गोविंद भोग का रेट बढ़ाने वाले हैं। जो भी है, लेकिन मैंने उसको गोविंदो भोग बोलते हैं बंगला में। जी जी। और भी देखिए ना, मिनरल्स में इतनी मिनरल्स आती है, ऊपर से इतना गंगा मैया की जो कृपा है वो इधर दिखने को तब मिली जब मैंने यहाँ आके देखा। जी। अब जैसे बंगाल के आदमी फिश बहुत खाते हैं जी, तो प्रभु ने तो इतना फिश भर के दिया हुआ है कि आदमी जाए तो जाए कहाँ। रिवर फिश चारों तरफ है, चावल भरी हुई है, सब्जियां भरी हुई हैं, बिना मेहनत की यहाँ का तो किसान वैसे ही उगा लेता है। इसलिए आप किसी बंगाल में किसान देखिए, वो इतनी पर्व करते हैं, इतनी भगवान के साथ इतना, मतलब हम लोग को भगवान को धन्यवाद देना पड़ता है क्योंकि भरा हुआ है। और आज भी यही है। देखिए बंगाल के बारे में सर ने जो कहा कि ये दुआओं से नवाजा हुआ है, क्योंकि यहाँ के किसान जो है कम मेहनत करके भी ज़्यादा पैदावार करते हैं और नेचुरली प्राकृतिक रूप से इसको इस प्रकार का क्लाइमेट मिला है, फैसिलिटी मिला है, गंगा नदी का पानी मिला है, जिसके कारण चावल साल में 3 बार पैदा होता है बंगाल में। तो ये उसकी खूबसूरती है। और चूँकि यहाँ के किसान जो हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण अपना ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल मना पाते हैं और उसको एंजॉय कर पाते हैं। अब सर पर्टिकुलरली मैं आपसे नाम पूछना चाहूँगा कि वो 4-5 मतलब मिठाइयाँ हो गई, यहाँ के डिश हो गए, यहाँ के मछली के बारे में आपने बात बता दी, तो वो क्या है वो डिश का नाम जो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ फेमस है? मिठाइयों के बारे में इसलिए बताता हूँ आपको। देखिए जब इतनी अच्छा यहाँ पे, क्योंकि पशुपालन का भी वैसे ही बहुत आराम से हो जाता है जी, सब चीज़, वो जगह ज़्यादा है, आराम से बनता है। तो मिठाइयाँ भी आदमी, आपने देखा होगा कि आपने शायद देखा होगा जब मुग़ल थे यहाँ पे, उसके बाद भी रहे, बंगाल सबसे ज़्यादा राजस्व देता था। जी, मुग़लों को दिया, ब्रिटिश भी यहीं आए तो उनको भी समझ आया कि राजस्व सबसे ज़्यादा है मेरा। अच्छा, बहुत बड़ा उन दिनों सूबा कहलाता था। आज का जो बिहार है, उड़ीसा का काफ़ी जगह, जी, झारखंड जो है, जी, ये सारा बंगाल का ही तो इलाका था। हाँ हाँ। अब उसमें आसाम भी आता था, तो इसको विशाल बंगाल बोलते थे। अच्छा। और इसमें इतना और पूरा का पूरा इलाका धनवानों से ही था, क्योंकि किसान भी यहाँ का ज़रूरत ज़्यादा नहीं कर, पैसा आराम से खा रहा था, ज़मींदार भी ऐसे ही खा रहा था। अब जो मिठाइयों का जो यहाँ पे आविष्कार बहुत हुए। जी, जैसे कि आपको रसगुल्ला तो एक आम चीज़ है, कई हैं मिठाइयाँ, जैसे कि संदेश। आप संदेश देखिए, अरे भाई लाजवाब है, कभी मौका मिले तो ज़रूर खाइएगा बंगाल का संदेश, और वो भी बहुत मज़ा आता है। भिन्न प्रकार के, उसमें गुड़ के बनाए हुए संदेश और दूसरे मिठाइयों से संदेश, मतलब दूध को किस किस तरीके से यहाँ तोड़ के बनाया जाता है, यहीं में। यहाँ सिर्फ खोया काम नहीं होता, खोए के साथ यहाँ पे जो होता है छाना, जो दूध को फाड़ के बनाते हैं जी, वो भी यहीं से क्रिएट हुआ है। अरे वाह। इसी तरह भिन्न भिन्न प्रकार के बनने की वजह से यहाँ पे मिठाइयों का एक बड़ा ही मार्केट बना, जो कि मैं लगता है कि क्योंकि मैंने होटल इंडस्ट्रीज में बहुत लंबा काम किया और मैं यहाँ से विदेशों में भी काम किया है, और मुझे जब अब मिठाई के बारे में, मैं यहाँ के लास्ट, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, और मैंने अपने इस जर्नी पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं किंग पैलेस में भी काम किया ना। कि मैं किंग ऑफ ओमान, सुल्तानेत ऑफ ओमान में राजा की सर्विस की है। अच्छा अच्छा, किंग के पैलेस में। जी जी जी। तो मैंने जो है वहाँ पे जो है, वहाँ पे इजिप्ट थे, मोरक्कन, उनकी मिठाइयाँ देखी जो बनाते हैं। और उसके बाद जब मैं अपनी कंपेयर करने के लिए आज बैठा हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि हम कितने आगे रहे, और उसके बारे में, बंगाल के बारे में क्यों ना यहाँ का आदमी प्यार में पागल है। हाँ, तो ये देखिए सर ने बताया कि
जब ये किंग पैलेस में थे तो वहाँ पे दुनिया की अलग अलग मिठाइयाँ आती थी। बेकरीज की एक मिठाई, हाँ, इंग्लिश मिठाई, बहुत सारी मिठाइयाँ आती थी। उसमें भी जो है बंगाल जो है उसका जो स्वाद था वो अनोखा था, लाजवाब था और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो सर आपने मुझे फूड के बारे में और फूड में सर वो नाम बताइए, जैसे आपने मिठाइयों में नाम बताया कि संदेश हुआ, रसगुल्ला हुआ जिसको हम सारे लोग जानते हैं, और खाने में जैसे हम लोग माछेर भात जिसको बोलते हैं। पहले माछ की बात करें। माछ की बात माछ यहाँ पर जी मुख्य आहार है। विदेशी बड़े गर्व से कहते हैं कि आप उसमें 3 ओमेगा मिलती है। सार्डिन फिश खाइए, टूना फिश खाइए, 3 ओमेगा मिलता है। ओमेगा ठीक 3, है। राइट। ओमेगा 3 मतलब कि आपके शरीर में आपके आँख अच्छी रहेंगी, आपका स्किन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात है। पर बंगाल का जो मछली है यानी हिल्सा, वो तो 3 सबसे ज़्यादा ओमेगा फिश उसी में। अरे वाह। और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट फिश तो बंगाल का हिल्सा मछली के बारे में सर बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 जो है उसमें पाया जाता है। और मैंने भी अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि रोहू मछली जो होता है उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ सर। और रोहू मछली, हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं। और देखिए दिल्ली में मैं रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दिल्ली में मैं रहा हूँ, अगर आप रोहू 500 ग्राम से 800 ग्राम की रोहू मछली लेंगे तो दिल्ली में 300-400 मिलते हैं। यहाँ तो किलो 1.5 किलो का मछली आप कितने 100-200 रुपये मिल जा रही है। तो यहाँ पे मछलियाँ भी आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है और इसीलिए यहाँ के लोग मछली को, मैंने सुना है सर, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत ना हूँ तो, कि यहाँ के लोग मछली को जलेर फूल से संबोधित करते हैं। इसका क्या मतलब है, या मैं सही हूँ या गलत हूँ? शायद आपके प्रोनाउंसिएशन जो आप जलेर फूल तो मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, जौल तो बोलते हैं पानी को। हाँ हाँ, जौलेर फूल या जौलेर फल बोलते हैं, क्या समझ? अच्छा, जो भी है आप सही बताइए, मैं तो बस देखिए मैं भी क्योंकि मुझे इस तरह आप लीजिए कि मैं एक बंगाली फैमिली का होने के बाद, क्योंकि मैं भारत के दूसरे प्रांत में बड़ा हुआ, मेरा बचपन जम्मू कश्मीर से लेके और कानपुर, मतलब यूपी के भिन्न भिन्न नगरी से होते हुए आया। बंगाल में मैं आया हूँ अंत में। मैं अपनी पत्नी के वजह से बंगाल में हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को बंगाल से इतना प्यार था और वो प्यार जो मुझे यहाँ के समझ आई। दूसरी बात यह है कि मैं और एक चीज़ देखता हूँ, जो है दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं ना, जो हमारी टॉपिक है। माता के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं ये जानना चाहता था कि अगर आप थोड़ी बहुत अपने देश के बारे में जानें तो हम जो सनातन है, बेसिकली हम लोग से हिंदू, तो बाहर के लोगों ने हमें आके कहा है, हम तो सनातनी हैं हिंदू। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सिंधु रिवर जो है सिंध में, उसको ईरानी लोग क्योंकि सा नहीं बोल सकते तो हाँ बोलते, तो हिंदू रिवर बोलते थे, उस समय हिंदू कहलाए। इस तरह हम सनातनी हिंदू बन गए। लेकिन हमारी तो माता, सर इसको थोड़ा सा हम उस पर ज़्यादा ना जाकर मैं आपसे ये अपने व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ कपड़ों में कौन सा वो कपड़ा है, कौन सा वो ड्रेस है जो यहाँ के स्पेशल यहाँ को बनाती है? हमारे यहाँ पे जो है बेसिकली हिंदी में उसको मलमल ही कहते हैं, ढाकाई मलमल, जो अच्छा प्रसिद्ध है। अच्छा, ये किस इलाके में बनता है? ये क्योंकि कॉटन का जो पहले बांग्लादेश भी जो था पहले, क्योंकि कंबाइंड भारत में था, तो ढाका इसका एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। ओके, पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल जो हम आज कहते हैं, क्योंकि पहले एक पार्ट था ये, तो ब्रिटिश ने जब इसको डिवाइड किया, बंगाल 2 बार डिवाइड हुआ था, आपने जानते होंगे। एक बार तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो कर गए थे जी, उन्होंने बहुत बड़ा है, तो तब तो सब इकट्ठे, लेकिन दोबारा फिर डिवाइड हुआ। और मुझे दुख भी लगता है कि हमारे बंगाल को इतना छोटा शॉर्ट कर दिया कि उसका इलाका अगर देखें तो वो भारत के बजाय लगता है कि ग्रेट ब्रिटेन का जो है छोटा सा इलाका बनता है इस तरह कटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव वैसे ही है। और वो जो जैसे हमारे आपने स्त्रियों को देखो साड़ी पहनती जी जी जी, तो उसकी जो साड़ी की जो ग्लैमर दिखती है वो इसीलिए दिखती है सबसे ज़्यादा। एक तो संपूर्ण स्त्री का जो है ना पर्सनैलिटी आ जाती है जी, अगर आप साड़ी में देखते हैं। तो हमारी हिंदू नारी की जो
प्रभाव जो दिखता है वो जी। दिखता है, हाँ हाँ, और यही प्रभाव हमारी दुर्गा माता से हमें प्रेरित करती है। प्रेरित करते हैं। तो यहाँ की एक जो ढकाई मलमल सर ने बताया, बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ की महिलाएं जो है वो साड़ियाँ पहनती हैं, और जब साड़ियाँ पहनती हैं तो उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। तो ये तो एक ड्रेस आपने महिलाओं के बारे में। हम पुरुषों के लिए क्या स्पेशल ड्रेस होता है? खास करके मैंने देखा है कि अलग अलग फेस्टिवल पे वो लोग कुर्ता पजामा या धोती ऐसा धोती ही पहनते हैं। हमारी जो बंगाल की ड्रेस है पुरुषों की, जी, धोती कुर्ता ही होती है, जो हमारी पुरानी परंपरा के चलती है। अनुसार। आज भी फेस्टिवल, पर आजकल जरा सा ये हो गया कि रंग बिरंग, पहले आप सफ़ेद ही पहनते थे अच्छा, पुरुष लोग, जी जी, लेकिन अब क्या है कि ज़माना बदल गया है, उस हम्म। तरह पुरुष भी बदल रहे हैं, तो अब आपको रंगदार लाल या और दूसरे कलर के कुर्ता पहने हुए मिलेंगे। तो पुरुषों का जो यहाँ मुख्य जो पारंपरिक ड्रेस अगर आप कह सकते हैं उसको, वो है धोती कुर्ता, जो अक्सर हम लोग देखते हैं। और कई बार मैं मार्केट में जाता हूँ, खास करके स्पेशल ओकेजन में घर के छोटे बच्चे भी धोती कुर्ता पहने हुए मिलते हैं, जो जनरली देश के दूसरे भागों में ऐसा इस प्रकार से देखने को नहीं मिलता है। तो बंगाल की खूबसूरती को हमने बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके बंगाल को थोड़ा समझने का आपको मौका मिलेगा। तो मैं इन शब्दों के साथ साथ दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इसी प्रकार से जब आप आगे भी मुझे कभी मौका मिलेगा तो आप के जैसे विद्वानों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को देश के अन्य भागों के बारे में भी परिचय और परिचित करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।